नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और इजराइल को पूरा भरोसा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद ईरान तुरंत घुटने टेक देगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये जंग अब नए नए देशों में फैलती जा रही है। लेबनान का हिजबुल्लाह भी पूरी ताकत से इसमें कूद चुका है, जो कि ईरान का सबसे मजबूत प्रॉक्सी और एलाय है। दूसरी तरफ ट्रंप के अंडर में अमेरिका इंटरनेशनल लॉ को इतना इग्नोर कर चुका है कि बिना किसी प्रोवोकेशन के दुनिया के किसी भी कोने में खुलेआम बमबारी कर रहा है। चार मार्च की सुबह इंडियन ओशन में श्रीलंका के गोल से महज 40 नॉटिकल माइल दूर एक ईरानी वॉरशिप आरिस डेना चल रही थी। ये जहाज सिर्फ 2 हफ्ते पहले इंडियन नेवी के साथ मिलन 2026 एक्सरसाइज में हिस्सा लेके लौटा था। Ladies and gentlemen, the contingent from Iran. इंडियन नेवी ने खुद इसे वेलकम किया था, लेकिन इस सुबह इस पर अमेरिका की नज़र थी। एक यूएस नेवी सबमरीन MK-48 टॉर्पेडो से हमला बोल देती है इस जहाज पर और बस कुछ ही सेकंड में पूरा जहाज समंदर में समा जाता है। 87 ईरानी सैनिक मारे जाते हैं। 32 जो बचे उन्हें श्रीलंकन नेवी ने रेस्क्यू किया और इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। बीजेपी का ऑफिशियल अकाउंट ट्वीट करके कहता है, नॉट आवर बिजनेस, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जहाज डूबने की नहीं है, ये असल में वो कहानी है कि कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। बार बार देश का अपमान हो रहा है, लेकिन हम लोग चुप बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और इजराइल के सामने इतने घुटने टेक चुके हैं कि अब भारत की आवाज दब चुकी है। इमेजिन करो, ये ईरानी सैनिक सिर्फ 2 हफ्ते पहले इंडियन नेवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे थे और सिर्फ 2 हफ्ते बाद इनमें से 87 ईरानी सोल्जर्स की लाशें इंडियन ओशन में तैर रही थी। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि अमेरिका ने इस जहाज को हमारे ही समंदर में डुबा दिया और भारत की ओर से एक शब्द भी नहीं निकला। कुछ कहना तो छोड़ो, जब आरिस डेना से डिस्ट्रिक्ट कॉल आई तो श्रीलंकन नेवी ने उन्हें रेस्क्यू किया। इंडिया की ओर से कोई नहीं गया। ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फतह अली ने साफ कहा, इंडिया की ओर से हमें कोई मैसेज तक नहीं आया, कोई बातचीत तक नहीं हुई। Are you in touch with the Indian side? No. We have no anything. We have no any negotiation. We have no any send message. इसके अलावा जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वो अब हो रही है। ईरान ने दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है और धमकी भी दी है कि अगर कोई भी जहाज यहाँ से निकलने की कोशिश भी करेगा तो उस पर आग लगा दी जाएगी। दुनिया के कुल ऑयल कंजप्शन का 20% इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है और ये बात याद रखिए कि ये भारत के लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर है। इसकी बात मैं डिटेल में आगे करूंगा, लेकिन चलिए थोड़ा कंस्टेंट समझ लेते हैं कि ये वॉर अब कहां तक पहुंच चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर सभी बड़े बड़े शहरों पर हमले हो चुके हैं। अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के अंदर 2000 से ज्यादा जगह पर बम गिरा दिए हैं। ईरान का लगभग हर एक कोना इस बमबारी के लपेट में आ चुका है, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है। मिडिल ईस्ट में 9 अलग अलग देशों के 27 अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल्स बरसाई गई है। हालांकि ज्यादातर हमले इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन बहरीन में यूएस की फ्लीट के हेडक्वार्टर पर धुआं निकलता देखा गया। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नेवल ऑपरेशंस का सबसे बड़ा सेंटर है। कुवैत में 3 अमेरिकी फाइटर जेट्स क्रैश हो गए, कारण बताया गया फ्रेंडली फायर। सऊदी अरब के रियाद में 2 ड्रोन सीधे यूएस एम्बेसी से टकराए। ईरान के इन हमलों में कम से कम 6 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए। ईरान में भी ईरानी स्ट्राइक से तेल अवीव में 40 से ज़्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हो चुकी है। दूसरी तरफ ईरान में यूएस इजरायली हमलों से 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और गल्फ स्टेट पर ईरान के हमलों में अब तक 9 लोग मारे जा चुके हैं। अब आरिस डेना की पूरी कहानी समझ लीजिए। इसमें आप जितनी गहराई से जाओगे उतनी ही ये डिस्टर्बिंग होती जाती है। ये कोई रैंडम वॉरशिप नहीं थी दोस्तों। आरिस डेना इंडियन नेवी की एक फ्लैगशिप थी। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 2026 में हिस्सा लेके ईरान वापस लौट रही थी। इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड ने खुद 17 फरवरी को इसे वेलकम करते हुए ट्वीट किया था
और सबसे दिल दहला देने वाली बात, उस जहाज में सवार ईरानी सोल्जर्स ने विशाखापट्टनम में परेड में मार्च भी किया था। इंडियन नेवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। लेकिन उस सुबह इस जहाज पर अमेरिका की पूरी नजर थी। एक यूएस नेवी सबमरीन MK-48 टॉर्पीडो से हमला बोल देती है और बस कुछ ही सेकंड्स में पूरा जहाज समंदर में समा जाता है। 87 ईरानी सोल्जर्स मारे गए। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिबिल यादव ने साफ साफ कहा, प्रोटोकॉल के हिसाब से ये जहाज कोई एमुनेशन लेकर नहीं आया था, ये पूरी तरह से डिफेंसलेस था। मतलब एक ऐसा जहाज जो हाल ही में हमारे साथ जॉइंट एक्सरसाइज कर चुका था, बिना किसी हथियार के, बिना किसी खतरे के, उसे ठंडे दिमाग से टॉर्पीडो मारकर डुबो दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल अमेरिका और इजराइल पर उठता है, क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर एक सोचा समझा मैसेज था कि अब कोई भी देश, कोई भी जहाज अमेरिका की आंखों में चुभेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया के हर एक देश का फर्ज बनता है कि अमेरिका के इन हरकतों के खिलाफ आवाज उठाए। और दोस्तों, अच्छी बात यह है कि बहुत से साहसी लोग दुनिया भर में ये कर रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री को देख लीजिए। स्पेन अमेरिका का सबसे मजबूत और पुराना एलाय है, नाटो का भी सदस्य है। अमेरिका के कई मिलिट्री बेस स्पेन में है, फिर भी स्पेनिश प्रधानमंत्री अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। अमेरिका को अपने मिलिट्री बेसेस यूज नहीं करने दे रहे हैं। La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. अब आते हैं इस स्टोरी के डीपर पॉलिटिक्स पर। टाइमिंग देखिए, मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल में थे। उन्होंने नेतन्याहू के साथ डिनर किया, नेसेट में स्पीच दी, इंडिया इजराइल रिलेशनशिप को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया और तो और वो इजराइल को फादरलैंड तक बोलकर आ गए। Israel is their fatherland and India their motherland. और इसके ठीक 48 घंटे बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बॉम्ब्स बरसाने शुरू कर दिए। इजरायली डिफेंस ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को बताया कि ये अटैक अब तो पहले प्लान हो चुका था। इजराइल के एम्बेसडर ने कहा कि ऑपरेशन अपॉर्चुनिटी तभी मिली जब पीएम मोदी यहाँ से निकल गए। सवाल ये कि उस मीटिंग में आखिर क्या हुआ था, क्योंकि इसके बाद से नरेंद्र मोदी इतने वन साइडेड हो गए इजराइल की तरफ कि देखना अनबिलीवेबल है। इतिहास में देखिए, भारत के हर एक प्रधानमंत्री ने चाहे किसी भी पार्टी से हो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमेशा बनाए रखा है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी ताकत रही है। जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह, सबने यही रास्ता अपनाया। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, वो हमारा सबसे करीबी एलाय था, लेकिन इंदिरा गांधी ने खुले मंच पर कहा, आई कैन अप्रिशिएट इट, और पब्लिकली इंटरवेंशन के खिलाफ मजबूत स्टैंड लिया। एलाय होने के बावजूद सच्चाई के साथ खड़े रहे। ऐसे ही 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, अमेरिका ने भारत पर 20,000 ट्रूप्स भेजने का भारी प्रेशर डाला, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ मना कर दिया। पार्लियामेंट में यूनानिमसली इराक वॉर की निंदा की। भारत सरकार जोर देकर यह आग्रह करती है कि ऐसी कोई सैन्य कार्रवाई न की जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक सहमति प्राप्त न हो। अमेरिका का दबाव था, लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र आवाज नहीं दबाई। 2011 में जब अमेरिका ने लीबिया पर हमला किया, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में जोरदार भाषण दिया, वेस्टर्न देशों को साफ साफ कंडेम किया, उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। We will succeed if we adopt a cooperative rather than a confrontationist approach. ईरान ने गल्फ देशों पर स्ट्राइक की, तब मोदी ने ट्वीट पर पोस्ट किया, अटैक्स को स्ट्रांगली कंडेम किया, एक के बाद एक ट्वीट पर ट्वीट। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की, जहां अनुपात में 100 गुना ज्यादा लोग मारे गए, स्कूलों में बच्चे शहीद हुए, उनके लीडर को खत्म कर दिया गया, तब मोदी सरकार ने एक शब्द भी नहीं बोला। भारत का स्टैंड दोस्तों हमेशा से बैलेंस्ड रहा है, नैतिक रहा है। भारत ने सही के लिए आवाज उठाई है, चाहे कोई भी हो। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने इस नैतिकता को डस्टबिन में डंप कर दिया है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि भारत ने हमेशा से सिद्धताओं के साथ खड़े रहने की कोशिश की है, चाहे दोस्त हो या सुपर पावर, गलत के सामने कभी नहीं झुके। तो सवाल ये है, अब ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहाँ गई? क्या अब हम किसी एक देश के इशारों पर चलने लगे हैं? अमेरिका में एक एंकर कह रही थी कि इजराइल इंडिया का खून चूसना चाहता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं। See if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to मोदी सरकार चाहती तो आसानी से एक बैलेंस स्टेटमेंट दे सकती थी कि इंटरनेशनल लॉज और नेशनल सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दोनों तरफ हो रहे हमलों को कंडेम कर सकती थी।
लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि प्रधानमंत्री ने ऐसे देशों की साइड चुन ली है जो बार बार इंडिया की बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। ट्रंप ने बार बार कहा कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच की वॉर रुकवाई है, इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा है, इंडियंस को चैन में बांधकर डिपोर्ट किया गया है। यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो यह तक खुले में कह रहे हैं कि अमेरिका इंडिया को वो एडवांस एड मिलने ही नहीं देगा जो उन्होंने चाइना को दी। But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. अमेरिका ट्रेड डील के जरिए कभी भी इंडिया को अपना कॉम्पिटिटिव नहीं बनने देगा। यही वजह है कि आज विपक्ष के कई बड़े नेता खुले मंच पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। पीएम मोदी अब पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ विपक्षी नेताओं का सीधा आरोप है कि इसके पीछे गौतम अदानी का हाथ है। नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले अदानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में एक बहुत बड़ा करप्शन और फ्रॉड का केस चल रहा है और अब ये बात जोर से कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप उसी केस का इस्तेमाल करके मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी, सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। आप खुद ही सोचिए, स्पेन के प्रधानमंत्री तक अमेरिका के खिलाफ बोल रहे। स्पेन अमेरिका का पुराना एलाय है, नेटो का भी सदस्य है, वहां अमेरिका के कई बड़े बड़े मिलिट्री बेस है। फिर भी स्पेन ने साफ कह दिया, हमारे बेस का इस्तेमाल किसी और की जंग में नहीं किया जाएगा। स्पेन ने अमेरिका को परमिशन देने से इनकार कर दिया। अब दूसरी तरफ इंडिया हमेशा से न्यूट्रल रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता रहा है, मोरल ग्राउंड पर खड़ा रहता रहा है। नेहरू से लेकर वाजपेयी तक हर प्रधानमंत्री ने गलत के सामने झुकने से इनकार किया है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी में वो हिम्मत भी नहीं देख रही कि वो बेसिक स्पाइन दिखा सके। सो इस गल दा जवाब देना चाहिए मोदी साहब नू कि आप विश्व गुरु बनना सी ते विश्व चेले क्यों बने। एक तरफ अमेरिका खुले में भारत को डेड इकोनॉमी कर रहा है, ट्रेड डील में ब्लॉक कर रहा है, इंडियंस को चैन में बांधकर डिपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ मोदी चुप है। दूसरी तरफ इंडिया के पास चीन जैसी बड़ी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी नहीं है। फरवरी में यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने खुद कहा था कि हमारे पास 74 दिनों का ऑयल रिजर्व है, लेकिन अब मोदी सरकार कह रही है कि सिर्फ 25 दिनों का है। पता नहीं कौन सी बात सच है, लेकिन ये अंतर बहुत बड़ा है। और जब ऑयल की सप्लाई रुकती है तो क्या होता है? पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, आम आदमी की जेब कटती है। अब वॉर पर वापस आते हैं। सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। अमेरिका को पूरा भरोसा था कि आयतुल्लाह अली खामेनी को मारने के बाद ईरान में सिविल रेवोल्यूशन फूट पड़ेगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, इस्लामिक रिजिम को उखाड़ फेंकेंगे और नई सरकार अमेरिका के इशारों पर चलेगी। लेकिन दोस्तों, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस्लामिक रिजिम अभी भी पूरी तरह कंट्रोल में है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद अगले लीडर को चुनने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। रिजिम ने इंटरनल सिक्योरिटी को और मजबूत कर दिया है, प्रोटेस्ट को कुचल दिया है और पावर ट्रांसफर को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हैंडल कर रही है। इसी बीच अमेरिका एक और बहुत बड़ा खतरनाक गेम खेल रहा है। ट्रंप सरकार और CIA अब ईरान के अंदर रिबेल कुर्दिश ग्रुप से सीधे बात कर रहे हैं। ये ग्रुप्स ईरान के उत्तर पश्चिमी इलाके में मजबूत है और अमेरिका इन्हें फाइनेंस, वेपन्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट देने की प्लानिंग कर रहा है ताकि रिजिम को अंदर से तोड़ा जा सके। ये कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है। अमेरिका ने पहले भी ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर ये कुर्दिश ग्रुप्स एक्टिव हो गए तो ईरान के अंदर सिविल वॉर जैसी स्थिति बन सकती है। और अगर ईरान ने जवाब में इराक, सीरिया या लेबनान में अपने प्रॉक्सी को और मजबूत किया तो पूरा मिडिल ईस्ट आग में जल सकता है। प्लान बिल्कुल साफ है। अमेरिका और CIA अब ईरान के अंदर सिविल कुर्दिश ग्रुप्स को हथियार सप्लाई करने की तैयारी में है। इनका गोल इन ग्रुप्स को मजबूत करके अपराइजिंग करवाना, रिजिम को अंदर से पलट देना और सत्ता पर कब्जा करवाना है। ये ठीक वही प्लेबुक है जो CIA ने ईरान और सीरिया में यूज की थी। वहाँ भी अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग संगठनों को हथियार दिए गए अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ? वही ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे, सिविल वॉर शुरू हो गया, नए नए आतंकवादी संगठन जन्म लेने लगे और इसी वजह से इराक और सीरिया में ISIS जैसी ताकत उभरी। पूरी दुनिया को इसका नुकसान भुगतना पड़ा, लाखों मौतें, करोड़ों विस्थापित, टेरर का नया चेहरा।
अब अगर ईरान में भी यही खेल खेला गया तो इसका असर सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमी और स्टेबिलिटी को हिला देगा। और अभी तक इस वॉर में खत्म होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा। हर गुजरते दिन के साथ इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। इतिहास गवाह है, जब भी किसी सुपर पावर ने किसी देश में डेमोक्रेसी लाने की या रिजिम चेंज करने की कोशिश की तो बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं मिला। इराक 2003, लीबिया 2011, अफगानिस्तान 2001, हर जगह एक ही पैटर्न। और सबसे दुखद बात यह है कि इस बर्बादी की असली कीमत हमेशा से आम लोग चुकाते रहे हैं, चाहे वो ईरान के लोग हो, इजराइल के हो, यूएई, कतर, बहरीन के हो, इंडिया के हो या फिर अमेरिका के ही क्यों ना हो। ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की नहीं रही, ये पूरी दुनिया में आम आदमी की जेब, उनकी सुरक्षा और उनके भविष्य पर हमला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।